हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रोज का चौथा लेसन पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। यह एक उपन्यास से लिया गया है और यह उपन्यास कहाँ से बना है। ये एक लड़की है 13 साल की, एन फ्रैंक नाम की। तो वो बचपन में एक डायरी लिखती है। तो उसी डायरी के आधार पे इसको ये किताब छपी जो वर्ल्ड में जितने भी सबसे अधिक किताबें जो पढ़ी गई, जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई जो भी किताबें, उनमें से एक ये थी। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, शार्ट में इसको हम करेंगे इसकी समरी। तो देखिए, ये कह रही है एन फ्रैंक बोल रही है अपने बारे में। इसने अपने जीवन के बारे में लिखा है इस डायरी में। तो उसी डायरी से ये एक किताब जो नॉवेल छपी है, उसी का एक हिस्सा यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले कह रही है एन फ्रैंक बोलती है कि मुझे डायरी लिखना बहुत स्ट्रेंज लगता है। डायरी लिखना स्ट्रेंज मुझे इसलिए लगता है कि पहली बात तो ये कि मैंने कभी डायरी लिखा नहीं है। और जब इन्होंने डायरी लिखा, देखिए इनकी मृत्यु जो है लगभग 16 साल की उम्र में ही हो गई थी। तो ये डायरी इन्होंने कब लिखा? 13 साल की उम्र में लिखा। तो कह रहे हैं कि पहली बात तो मैंने कभी डायरी लिखा नहीं था, एक इसलिए मुझे डायरी लिखना अजीब लग रहा था। और दूसरी बात ये कि मैं ये सोच रही थी कि 13 साल की एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की क्या लिखी है डायरी में, इसको पढ़ने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा और यहाँ तक कि मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए डायरी लिखना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन फिर भी कह रही है कि मुझे लिखने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं डायरी लिख रही हूँ। तो पहली बात तो इन्होंने बताया कि मुझे डायरी लिखना अजीब क्यों लग रहा है, और फिर कह रही है कि मुझे लिखने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं लिख रही हूँ। क्योंकि देखिए इनकी कोई रियल फ्रेंड नहीं है। तो जब रियल फ्रेंड नहीं है इनकी, तो आखिर अपने मन की बात किससे करें। तो इसलिए इन्होंने ये सोचा कि इनके मन की जो बात है, अपने हृदय की जो बात है, वो किससे शेयर करेंगे जब इनकी कोई रियल फ्रेंड नहीं है। इसलिए इन्होंने एक विकल्प निकाला कि मैं अपनी बात किसी अन्य से शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि इनकी कोई रियल फ्रेंड है नहीं। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपनी बात तो मैं एक डायरी लिखूंगी और उसी में मैं अपने मन की बात लिखूंगी। और फिर इन्होंने ये भी तय किया कि ये जो डायरी है मैं किसी को दिखाऊंगी नहीं, मैं अपने जो बेस्ट फ्रेंड मेरी होगी मैं उसी को दिखाऊंगी। कि अभी फिलहाल जिस समय ये डायरी लिख रही है, इनकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो ये कह रही है कि जब तक मुझे कोई बेस्ट फ्रेंड मुझे नहीं मिलेगी, मैं अपनी डायरी किसी को दिखाऊंगी नहीं। तो कुल मिला करके इन्होंने डायरी लिखने का मन इसलिए बनाया क्योंकि इनका कोई रियल फ्रेंड नहीं था जिससे अपने मन की बात को ये शेयर कर सके। तो फिर इन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। तो खैर ये तो बात रही कि डायरी इन्होंने क्यों लिखा। पहले दूसरी चीज की ये कहती हैं कि पेपर जो होता है, पेपर के अंदर लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। क्योंकि पेपर में आप क्या लिखते हैं, वो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, बड़े धैर्य से आप जो चाहें वो पेपर में लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा, वो आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। जबकि जो कोई व्यक्ति है, उससे आप कुछ बोलते हैं तो आपसे मजाक भी उड़ा सकता है। हो सकता है कि वो आपकी बातों को ठीक से सुने नहीं, या ऐसा हो सकता है कि आपकी बातों को बहुत हल्के मिले। कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति आपकी बातों को बहुत गौर से सुनेगा, इसकी संभावना मतलब हो सकता है कि वो आपकी बात को ठीक से न सुने, अगर सुने भी तो उपहास करे। लेकिन कागज में आप क्या लिख रहे हैं, ये तो उपहास कोई करने कागज तो उपहास करेगा नहीं। तो वही कर रहे हैं कि कागज में लोगों की अपेक्षा धैर्य ज्यादा होता है। इसलिए इनको ये लगा कि पेपर के अंदर धैर्य ज्यादा होता है लोगों की अपेक्षा, इसलिए मैं डायरी में ही अपनी बात लिखूंगी। और इन्होंने डायरी रखने का एक मन बनाया कि मैं एक डायरी रखूंगी, उसमें मैं अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें जो मैं सबसे शेयर नहीं कर सकती, वो बातें मैं अपनी डायरी में लिखूंगी। तो फिर अभी अच्छा, ये विचार इनके मन में आया कहाँ से? पेपर में लोगों की अपेक्षा ज्यादा धैर्य होता है, ये विचार कब आया? एक बार कह रही है कि एक बार मैं चुपचाप बैठी थी, थोड़ा सा उदास थी, घर पे बैठी थी, और कह रहे हैं कि मैं अपने गालों पर ऐसे हाथ लगा करके बैठी हुई थी और ये सोच रही थी कि मैं घर में रहूं कि घर से बाहर जाऊं, ये सोच नहीं पा रही थी। अंत में इसने तय किया कि नहीं, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं घर में ही रहूंगी। तो घर में ही रही। अब तब इसके मन में उसी समय एक बात, ये विचार आया कि नहीं, पेपर के अंदर लोगों की अपेक्षा धैर्य ज्यादा होता है। तो उस समय ये विचार इसके मन में आया। फिर आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने ये सोचा कि अब ये डायरी लिखने का मन क्यों बनाया।
क्योंकि इनके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं थी। फ्रेंड इनकी थी और भी परिवार के लोग थे, लेकिन कह रहे कि मेरे रियल फ्रेंड नहीं थे। रियल फ्रेंड का मतलब कि जिससे, देखिए आपके बहुत से फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड ऐसे हो सकते होंगे जिनसे आप हर स्तर की बातें कर सकते हैं, आप अपने मन की बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे अपने मन की बात आप नहीं कर सकते। तो इनकी कोई रियल फ्रेंड नहीं थी, इसलिए इन्होंने ये तय किया था कि मुझे डायरी लिखना है। और एक चीज इन्होंने तय किया था कि मुझे अपनी डायरी किसी को पढ़ने नहीं देना है, मुझे केवल अपने बेस्ट फ्रेंड को ही ये डायरी पढ़ने के लिए देना है। आगे बता रही हैं कि अगर देखा जाए तो मेरे परिवार में मेरे अच्छे माता पिता हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी आंटी हैं, मेरे आंट्स हैं, चाहे उनको चाची कह लीजिए, चाहे उनको मासी बोल लीजिए, जो भी है। इनके कहने कि मेरे परिवार में मेरे अच्छे माता पिता हैं, मेरे आंट्स हैं, मेरी आंट्स हैं, और उतना ही नहीं 30 लोग, और मेरी एक बड़ी बहन भी है। इनकी एक बड़ी बहन है मार्गाट फ्रैंक। इनकी बड़ी बहन कौन है? मार्गाट फ्रैंक। तो ये है 16 साल की है। और फिर ये कह रही हैं कि इनका जो है, फिर कह रहे हैं कि 30 लोग ऐसे हैं, 30 ऐसी इनकी सहेलियां हैं जिनको अपनी सहेली बोल सकती हैं। ये कह रहे हैं कि मैं उनसे इतनी क्लोज नहीं हूं, मैं उनसे केवल जब मैं मिलती हूं तो मैं उनसे केवल मस्ती की बातें करती हूँ, उनसे जनरल बातें करती हूँ, ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बात नहीं करती हूँ। दूसरी चीज कि अब आते हैं कि अब ये कह रहे हैं कि जब मैं अपनी सहेलियों से जब मिलती हूँ, कह रही कि 30 ऐसे हैं जिनको मैं अपना सहेली बोल सकती हूँ, अपना फ्रेंड बोल सकती हूँ, लेकिन मैं उनसे कॉन्फिडेंशियल बात नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि अब इसके बाद से इन्होंने कहा कि अब मैं अपनी डायरी में डेली की बात नहीं लिखूंगी। कह रही हैं कि मैंने ये मन बनाया कि मैं अपनी डायरी में बहुत ज्यादा, मतलब देखिए कुछ लोग डायरी लिखते हैं तो उसमें अपने दिन की हर बातें लिखते हैं, अपने जीवन की हर बातें लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने ये सोचा कि मैं अपनी डायरी में हर बातें नहीं लिखूंगी, बहुत जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, जो मैं अपने रियल फ्रेंड से मुझे जो करना है, मुझे बस वही बातें लिखनी है। लेकिन एक बात बता रही हैं कि मैं आपको अपने जीवन की कुछ शार्ट, कुछ डिस्क्रिप्शन ये देना चाहती हैं। कहने के लेकिन देखिए, अगर मैं अपनी डायरी मैं सीधा लिखना शुरू कर दूं, मतलब बिल्कुल आज से ही मैं अपनी डायरी में आज की घटनाओं से शुरुआत करूं, तो मेरी डायरी का एक भी शब्द कोई समझ नहीं पाएगा। क्या कर रही हैं? कह रही हैं कि अगर मैं आज की घटनाओं से ही मैं अगर शुरुआत करूं डायरी में लिखना, आज की घटनाओं से ही लिखना मैं शुरू करूं, तो इसको ठीक से कोई समझ नहीं पाएगा। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन आपको मैं देना चाहूंगा कि यहां से एक बात इन्होंने कहा है। अब यहाँ पे शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन क्या देना है देखिएगा। कह रहे हैं कि देखिए, ये एक ज्विश गर्ल है। ज्विश गर्ल एक यहूदी लड़की, ठीक है ना। ज्विश गर्ल है, 13 साल की है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी समझना जरूरी है, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। तो ज्विश गर्ल है, जर्मनी में इनका जन्म हुआ। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इनका जन्म हुआ है। इनकी बहन का भी जन्म हुआ। और वहां पे क्या हुआ कि जर्मनी में हिटलर का नाजीवाद, हिटलर की पार्टी की सरकार बनी, और वहां से नाजियों की का बोलबाला वहां पे हो गया। तो नाजी लोग क्या करते थे कि यहूदियों को प्रताड़ित करते थे, कंसंट्रेशन कैंप में, मतलब कारागार में ले जाकर डाल देते थे और उनको मार देते थे। यानी कि यहूदियों से उनको नफरत था, यहूदियों को पकड़ते थे, जेल में डालते थे, उनको मार देते थे, ठीक है ना। इसलिए ये लोग जर्मनी छोड़ करके कहाँ चले गए? ये लोग जर्मनी छोड़ करके नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं, तो नीदरलैंड में चले गए। नीदरलैंड में वहां की राजधानी है एम्स्टर्डम। वहीं पे जाकर के इनके पिता ओटो फ्रैंक थे, तो उनको ओटो फ्रैंक, इनके जो पिता थे, उनका एक ऑफिस बिल्डिंग था, उसी में एक सीक्रेट रूम में जाकर के छिप गए। तो कुछ दिन छिपे रहे, फिर उसके बाद से वहां भी जब नाजियों का, नीदरलैंड में भी जब नाजियों का अत्याचार जब शुरू हो गया, तो वो लोग हाइडिंग में चले गए। ओटो फ्रैंक जो इनके पिता थे, उनकी एक ऑफिस बिल्डिंग थी, उसी में एक सीक्रेट रूम में जाकर के छिप गए लोग। देखिए वहां से इनको पकड़ लिया गया और फिर इनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप में इनके कुछ दिन पहले, इस कंसंट्रेशन कैंप में इनकी पहले बहन की मृत्यु हो गई, इनसे पहले इनके बहन की मृत्यु हो गई, और इनकी भी मृत्यु इनके बहन के बाद, इनकी बहन मार्गाट फ्रैंक की मृत्यु हो गई उसमें।
और उसी के बाद इनके बहन की मृत्यु के बाद इनकी भी मृत्यु हो गई एक टाइफस नाम की बीमारी से। खैर, जब सारी चीजें समाप्त हो गई तो इनके पिताजी, केवल इनके पिता, और वहां पे कौन कौन लोग छिपे हुए थे? देखिए, इनकी 4 सहेलियां थी, इनकी 4 सहेलियां और इनके परिवार के लोग, यानी इनके माता पिता, इनकी बहन, इनके माता पिता, इनकी एक दादी थी, वो छिपी हुई थी, और ये छिपी हुई थी। इतने लोग उसमें छिपे हुए थे। लेकिन वहां पे जब वर्ल्ड वार सेकेंड जब समाप्त हुआ, ये वर्ल्ड वार सेकेंड की ही घटना है, सब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की घटना है। तो जब ये युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद से जब सारी चीजें नॉर्मल हो गई, तो इस परिवार में सारे लोग मार दिए गए, केवल इनकी मृत्यु जो हुई वो बीमारी से हुई, टाइफस नाम की बीमारी से। तो जब सारी चीजें समाप्त हो गई, सब चीज नॉर्मल हो गया, तो इनके परिवार में केवल इनके पिताजी बचे थे, इनके पिता ओटो फ्रैंक। तो ओटो फ्रैंक जो इनके पिता बचे थे, तो इन्होंने ये फिर वहीं पे गए जहां पे ये लोग छिपे हुए थे। तो वहां पे जब गए तो इनकी डायरी मिली। उस डायरी में उन्होंने वो सारी घटना लिखा था कि उस समय जो यहूदियों के साथ नाजीवादी लोग क्या करते थे, क्या क्या अत्याचार करते थे, उन सारी चीजों के बारे में लिखा है। तो उसी डायरी के आधार पे उनके पिता को ऐसा लगा कि इसके आधार पे किताबें छप सकती हैं। तो उन्होंने एक किताब छपवाया, फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ऐसे किताब छपी और उसको कई भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया। वैसे ही वो जो किताब छपी थी, वो किताब छपी थी इनकी अपनी ही भाषा में, डच भाषा में वो किताब छपी थी। यानी कि इन्होंने जो डायरी लिखा था वो डच भाषा में लिखा था, लेकिन उसको कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेट किया गया। बाद में वो किताब बहुत ज्यादा फेमस हुई और वो किताब बहुत ज्यादा बिकी और बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया वो उपन्यास। और काफी लोगों ने, पूरे विश्व में जितनी किताबें जो पॉपुलर थी उनमें से एक ये भी थी। तो खैर, ये तो रहा कि वहां पे कैसे क्या हुआ। अब हम आते हैं जहां पे हम बोल रहे थे कि अब इन्होंने जो कहा कि जो एन फ्रैंक है, एन फ्रैंक ने ये सोचा कि मैं नॉर्मल बातों को नहीं लिखूंगी। ये कह रही हैं कि मैं अपने कह रही हैं कि जब मैं डायरी लिखना शुरू कर रही हूँ, तो इसके पहले मैं अपने बारे में कुछ शार्ट में डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ। मैं शार्ट में अपने जीवन के बारे में थोड़ा परिचय बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं परिचय नहीं दूंगी तो मेरी डायरी में लिखी गई एक भी बात कोई समझ नहीं पाएगा। तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया है। तो ये कह रही हैं कि अब ये बता रही हैं कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बताना किसी को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय नहीं दूंगी तो मेरे डायरी में लिखी हुई एक भी बात किसी को समझ में नहीं आएगी। इसलिए अपने जीवन के बारे में कुछ थोड़ा सा परिचय ये दे रही। अब ये कह रही हैं कि इनके जो पिता थे, जब उनके पिता की और इनकी माँ की जब शादी हुई, तो इनके पिता थे ओटो फ्रैंक, उनकी उम्र थी 36 साल, और इनकी माँ थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, इनकी माता। तो इनके पिता की उम्र थी 36 और इनके माँ की उम्र थी 25, यानी इनके पिता थे 36 साल के, इनकी माँ थी 25 साल के। उसी उम्र में दोनों लोगों की शादी हुई। अब जब शादी हुई तो देखिए, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इनके बहन इनकी पैदा हुई जनवरी 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 1926 में, जनवरी नहीं, जर्मनी में, ये इसका कोई डेट नहीं है। जर्मनी में इनके बहन, जर्मनी में 1926 में इनकी बहन मार्गाट का जन्म हुआ। और वो जगह कौन सी थी? फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट, तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इनकी बहन मार्गाट फ्रैंक का जन्म हुआ 1926 में। और उसके 3 साल बाद 12 जून 1929 को 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ फ्रैंकफर्ट में ही। अब कह रहे कि फ्रैंकफर्ट में 4 साल तक ये रही, 4 साल तक ये फ्रैंकफर्ट में रही। इसके बाद से हुआ क्या कि इनके पिता 1933 में, यानी कि 1933
1933 1933 में इनके पिता हॉलैंड चले गए, जिसको नीदरलैंड भी अभी कहीं कहीं इसका यूज होगा, नीदरलैंड उसी को बोलेंगे। तो हॉलैंड चले गए, वहां पे अपना बिजनेस जो है वहां पे सेटल कर लिया। और सबसे और उसका कारण क्या था कि जर्मनी में जो था हिटलर का जो नाजीवादी जो व्यवस्था थी, उसमें अत्याचार होता था यहूदी लोगों के साथ। तो उसी अत्याचार, नाजीवादियों के अत्याचार की वजह से वो उन्होंने अपना बिजनेस सेटल कर लिया नीदरलैंड, यानी जिसको हम हॉलैंड बोलेंगे, वहां पे चले गए। और वहां पे चले गए फिर 1933 में, जब 1933 में चले गए तो फिर सितंबर में इनकी माँ भी चली गई, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, उनके पास, इनके पिता के पास चली गई। तो जब इनकी माँ भी चली गई दिसंबर में, तो इनको और इनकी बहन को, यानी कि मार्गाट और एन फ्रैंक, दोनों को कहाँ इनको छोड़ दिया गया, दोनों को छोड़ दिया, भेज दिया गया इनकी इनकी जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, उसके पास भेजा गया। एकेन एकेन भेज दिया गया, वहां पे अपने दादी के साथ ये दोनों रहने लगे। फिर दिसंबर में इनकी बहन, दिसंबर में इनकी बहन भी चली गई। कहां पे? दिसंबर में इनकी बहन भी इनके पिता के पास चली गई। सितंबर में इनकी मां गई इनके पिता के पास। 1933 में इनके पिता हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड में शिफ्ट हो गए। और फिर सितंबर में इनकी मां भी इनके पिता के पास चली गई, और मार्गाट को और इनको एकेन भेज दिया गया इनकी ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए। फिर दिसंबर में इनकी बड़ी बहन मार्गाट भी इनके पिता के पास चली गई, जहां इनकी माँ और पिता दोनों रहते थे। फिर उसके बाद से इनको इनको भी भेजा गया। दिसंबर में तो इनकी बड़ी बहन गई, अब उसके बाद से फरवरी में ये भी चली गई। फरवरी में इनको भी फरवरी में ये भी चली गई। कहाँ? ये भी चली गई अपने पिता के पास, यानी कि 1933 में। अब वो किस डेट में गई ये किताब में नहीं है, मतलब हमारे लेसन में नहीं है। इनके पिता कब गए ये तो डेट तो नहीं है, 1933 दिया है। फिर सितंबर में इनकी माँ जाती है इनके पिता के पास। फिर दिसंबर में मार्गाट भी इनके पिता के पास जाती है। अब फरवरी में कौन जाता है? फरवरी में जाती हैं एन फ्रैंक भी अपने पिता के पास। तो फरवरी में जब जाती हैं तो शायद जिस दिन ये वहां जाती हैं तो उस दिन इनकी बड़ी बहन यानी कि मार्गाट का बर्थडे होता है। तो इनको ऐसा लगता है, तो इनको वहां पे ये उस दिन पहुंचती है वहां पे। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरी बड़ी बहन के बर्थडे गिफ्ट के रूप में वहां पे ले जाकर के उनके सामने रख दिया गया हो। मतलब कुल मिला के सेंस ये है कि जिस दिन इनकी बड़ी बहन का जन्मदिन था उसी दिन फरवरी में ये वहां पे पहुंचती हैं। कहाँ? यानी कि अपने पिता के पास पहुंचती हैं, और उसी दिन इनकी बड़ी बहन का शायद जन्मदिन है। कह रही हैं, क्योंकि ये कह रही हैं यहाँ पे कि मैं वहां पे गई तो मुझे मेरी बड़ी बहन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में मुझे वहां पे उसके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। इट मीन्स कि वो जिस दिन गई वहां, उस दिन उनकी बड़ी बहन का जन्मदिन था। अब आगे बढ़ते हैं कि अब यहां से इनकी पढ़ाई लिखाई की बात होती है। कह रही है कि सबसे पहले मुझे कहां भेजा गया? सबसे पहले मुझे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेजा गया। इनकी स्कूलिंग हुई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में गई। तो उस मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में 6 वर्ष की उम्र तक रही। 6 वर्ष की उम्र तक ये मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में रही। फिर उसके बाद से क्लास फर्स्ट में इनका एडमिशन हुआ। फर्स्ट फॉर्म लिखा है हमारे क्लास, जो हमारा जो लेसन है उसमें फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, इस तरह की बात हो। जहां फॉर्म की बात हो मतलब वो क्लास है, फॉर्म का मतलब क्लास। तो कह रही हैं कि 6 साल की उम्र तक ये उस मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में रही। 6 साल उसके बाद से इनको क्लास फर्स्ट में इनका एडमिशन हुआ उस मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के बाद। यानी कि 6 साल की उम्र तक ये मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में रही, जहाँ उसी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से इनकी स्कूलिंग शुरू हुई, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, और फिर 6 साल तक वहाँ रही। उसके बाद से क्लास फर्स्ट में इनका एडमिशन हुआ। अब आगे बताती हैं
कि जब मैं क्लास 6 में थी, क्लास 6 में जब ये थी, तो इनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, इनके टीचर भी थी, और जो हेडमिस्ट्रेस थी वो थी मिसेस क्यूप्रस। तो मिसेस क्यूप्रस अब ये कह रही हैं कि जब हम वहां पे मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, यानी कि क्लास 6 में जब ये थी, तो इनकी जो टीचर थी वो थी मिसेस क्यूप्रस। तो क्यूप्रस से और इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतने अच्छे मतलब इतने क्लोज इनके रिलेशनशिप हो गए थे अपने हेडमिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस से, कि कह रहे कि जब हम लोग एक दूसरे से जब विदा ले रहे थे, वहां पढ़ाई हमारी जब खत्म हो गई उनके विद्यालय से, तो हम जब एक दूसरे से विदा ले रहे थे, तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे, यानी कि दोनों जो है इमोशनल हो चुके थे जिस समय वो मिसेस क्यूप्रस से विदा ले रही थी। अब आगे बताती हैं कि अब 1941 की बात बता रही हैं कि 1941 में हुआ ये कि मेरी ग्रैंड मदर, इनकी यानी एन फ्रैंक की जो ग्रैंड मदर है, 1941 में 1941 1941 में इनकी दादी की तबीयत खराब हुई, बीमार पड़ गई इनकी दादी, उनका ऑपरेशन हुआ, और फिर 1942 में, तो कह रहे कि अब इसमें इस सन में इनकी दादी बीमार पड़ी, उनका ऑपरेशन हुआ, तो इनका जन्मदिन के लिए, इनके जन्मदिन के लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, कोई उत्सव नहीं हुआ, डिस्टरबेंस रहा। अब कह रहे हैं कि 1942 में यानी 1942 में इनकी दादी का डेथ हो गया, इनकी ग्रैंड मदर का डेथ हो गया। अब जब इनकी डेथ हो गया, तो अब सब लोग तो एक तरीके से उनके डेथ के बाद, यानी कि ग्रैंड मदर के डेथ के बाद शायद परिवार में बहुत ज़्यादा एक तरीके से दुख का माहौल रहा हो, चाहे जैसे भी। तो 1942 में कह रहे हैं कि मेरा जो जन्मदिन था वो बड़े बहुत उत्सव के साथ मनाया गया, और कह रहे हैं कि उत्सव के साथ इतना उत्सव के साथ मनाया गया ताकि मतलब सब लोग जो है एक तरीके से सबको मतलब एक तरीके से इस ये कोशिश ये हुई, इतना बढ़िया इतने अच्छे उत्सव के साथ हुआ ताकि 1941 में जो सेलिब्रेशन नहीं हुआ था उसको भी रिकवर किया जा सके। और कुल मिलाकर इनकी ग्रैंड मदर की जो डेथ हुई थी, तो इन सारी चीजों से ये परिवार उबर सके, इसलिए 1942 में जो इनका जन्मदिन मना वो बड़े ही उत्सव के साथ, काफी बेहतर उत्सव के साथ मना। अब कह रहे हैं कि इसी 1942 में जब इनका जो जन्मदिन मना, तो उसी में इनको एक डायरी दिया गया गिफ्ट के रूप में। अब कह रही हैं आगे ये बता रही हैं कि अब 1942 में जब इनके दादी की डेथ हो गई, आप कह रहे हैं कि ये जो सेलिब्रेशन हुआ, तो कह रहे हैं कि इनके उस जो कैंडल जलाया गया, तो सबके लिए तो जलाया ही गया, इनकी दादी के लिए भी यानी इनकी ग्रैंड मदर के लिए भी एक कैंडल जलाया गया। और कह रहे हैं कि मैं अपनी दादी से इतना प्रेम करती थी, अपने ग्रैंड मदर से इतना प्रेम करती थी कि जो मैं लोगों को बयां नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती, उसका वर्णन नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब आगे बता रही हैं कि अब कह रही हैं कि अब हम आते हैं आज के डेट पर, 12 जून 1942, 12 जून 1942 की बात। तो ये इसी दिन इनका जन्मदिन हुआ और इसी दिन इनको डायरी मिली। तो कह रहे हैं कि उसी दिन से इन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। अब आगे बताती हैं कि अब मैं आती हूं अपने उस, अब ये लिखना शुरू कर रही हैं कि मैं क्या लिखना शुरू कर रही हूं, यानी कि अब कह रहे हैं कि आज से, यानी कि इन्होंने लिखना शुरू किया है ये तो इस दिन इनको डायरी मिली थी। अब इसके बाद अब कह रही हैं कि ये डायरी इस दिन से नहीं लिखना शुरू किया, बाद में इन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन इस दिन इनको डायरी ये प्रेजेंट किया गया था। अब ये कह रही हैं कि अब हम आते हैं कि जीवन के कुछ अच्छे, देखिए अपनी डायरी में इन्होंने बहुत कुछ लिखा था, दो चीजें लिखी। एक तो उस समय यहूदी लोगों के साथ कितना अत्याचार हुआ, नाजीवादियों ने कितना अत्याचार किया यहूदी लोगों के साथ, उनको भी लिखा है, पूरा वर्णन किया उसका, और कुछ अच्छे पलों का भी वर्णन किया है।
तो अच्छे पल का वर्णन क्या है वही हमको यहाँ पे देखना है। कह रहे हैं कि एक दिन की बात बता रही हैं, जिस दिन से लिखना शुरू कर रही हैं, तो कह रहे हैं कि आज का जो दिन था वो हमारे स्कूल में रिजल्ट आने वाला था। तो सारे बच्चे बहुत घबराए हुए थे, सारे बच्चे घबराए हुए थे, सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा, तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा। और सब लोग इसलिए परेशान थे कि अब पता नहीं, और टीचर्स की मीटिंग होने वाली है तो किसको फेल किया जाएगा, किसको पास किया जाएगा, किसको पिछले कक्षा में ही रखा जाएगा, किसको अगली कक्षा में यानी अगले क्लास में भेजा जाएगा। ये थोड़ा सा डिटरमाइंड नहीं था, क्योंकि टीचर्स का कोई ठिकाना नहीं है कि किसको फेल करेंगे किसको पास करेंगे। इसलिए सारे बच्चे घबराए हुए थे और सब आपस में एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा। इस तरह से चल रहा था। तो कह रहे हैं कि एक मैं और जियन, जियन एक लड़की है, इनकी सहेली है, कह रही कि मैं और जियन हंस रही थी इस बात से कि सब लोग एक दूसरे, सारे बच्चे एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि इनके पीछे दो बच्चे थे, एक था सियन और एक था जैक्स। तो सियन और जैक्स आपस में शर्त लगा रहे थे और यहां तक कि उन्होंने शर्त में हॉल जो अपना पूरा दिन बिता दिया उस शर्त में ही, यानी शर्त लगाने में ही पूरा दिन व्यतीत कर दिया। यहाँ तक कि जो हॉलिडे में जो उनकी सेविंग थी, जो पैसा उन्होंने बचाया था, उन सारे पैसे को भी उन्होंने क्या कर दिया, दांव पे लगा दिया। तो ये तो रहा। अब आते हैं, अच्छा, अब कह रहे हैं कि मेरी जहां तक बात है तो मुझे अपने ऊपर और अपनी सारी सहेलियों पर पूरा भरोसा था कि हम सभी पास हो जाएंगे। और लेकिन कह रही हैं, लेकिन मुझे बस एक बात में डर था, मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स जो पढ़ाते थे मेरे टीचर वो थे मिस्टर केसिंग। तो मिस्टर केसिंग जो थे वो थोड़ा सा बूढ़े थे और सख्त स्वभाव के थे। तो इसलिए उन वो जो है एन फ्रैंक से बहुत एक तरीके से क्रोधित रहते थे, क्योंकि बोलती ज्यादा थी। और वो एक बात और बता रही है कि मेरे क्लास में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे डमीज थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको पिछले क्लास में ही रखना चाहिए था। यानी कि अगर उनका ठीक से अगर उनका हम इवैल्यूएशन करें, उनका मूल्यांकन करें, तो उनको आगे क्लास में वो जाने के लायक नहीं थे, वो पिछले क्लास में ही रहने के लायक थे। लेकिन कह रहे हैं कि मुझे अपने ऊपर, अपनी सहेलियों पर भरोसा था, केवल मुझे मैथ्स में थोड़ा बहुत डाउट था कि क्योंकि जो मिस्टर केसिंग थे वो इनको मैथ्स पढ़ाते थे और वो इससे बहुत गुस्सा रहते थे क्योंकि बोलती ज्यादा थी। अब आते हैं कि इनके जो मैथ्स के टीचर थे मिस्टर केसिंग, वो गुस्सा इससे रहते थे क्योंकि क्योंकि ये बोलती थी बहुत ज्यादा क्लास में। तो अब ये कह रही हैं कि एक बार हुआ क्या, कई बार उन्होंने वार्निंग दिया कि कम बोला करो, ज्यादा ना बोला करो, ऐसे उन्होंने जो भी इस तरह की वार्निंग दिया इसके ज्यादा बोलने पर। लेकिन कह रही है कि एक दिन अंत में उन्होंने कहा कि देखो एक काम करो कि तुमको तुमको एक एक्स्ट्रा होमवर्क करना है। क्या? तुमको चैटर बॉक्स पर तुमको एस्से लिखना है। वो एस्से लिखने के लिए इनको बोला। चैटर बॉक्स मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता हो, टॉकेटिव हो। तो अब इन्होंने सोचा, अब इन्होंने नोट कर लिया उसको डायरी में और फिर घर गई। बाकी सब सारा काम इन्होंने कर लिया, तब इनको याद आया कि मुझे तो चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखना है। अब ये सोचने लगे कि आखिर चैटर बॉक्स पर कोई क्या लिख सकता है, क्या लिख सकता है। अब ये कह रही हैं कि लिखने के लिए तो कोई व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है। आप चाहे तो ज्यादा ज्यादा स्पेस छोड़ करके कुछ भी लिख सकते हैं और पेज भर सकते हैं, बहुत ज्यादा पेज लिख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लिखना था, मुझे कुछ ऐसा लिखना था ताकि ये सही, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि बोलना किसी व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है। बोलना बच्चों के विकास के लिए, मनुष्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है। मुझे ये साबित करते हुए मुझे अपना चैटर बॉक्स पर मुझे इससे लिखना था। तो मुझे कुछ भी नहीं लिखना था, मुझे ऐसा लिखना था ताकि इससे ये साबित हो जाए कि बोलना व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है। तो कह रहे हैं कि जैसे तैसे मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया और कह रहे हैं कि मैंने 3 पेज लिखा, और जब 3 पेज मैंने लिख करके उनको दिया तो वो बहुत मतलब मैंने जो इससे लिखा तो मेरे राइटिंग स्किल पर उनको मतलब वो काफ़ी सेटिस्फाइड हुए और फिर जो है आ, मतलब उससे सेटिस्फाइड हो गए। फिर कह रही है कि फिर जो है फिर मैं बोलने लगी, फिर अगले दिन से। तो फिर एक दिन उन्होंने कहा कि तुमको फिर से, इनको फिर से इन्होंने एक और एस्से लिखने के लिए कहा कि अब तुमको एक दूसरा एस्से लिखना है। और क्या दिया है एस्से किस चैप्टर पर? उन्होंने कहा कि तुमको अब एन अनकरिजेबल इनकरिजेबल एन इनकरिजेबल चैटर बॉक्स,
अब इनको लिखना था एक ऐसे किस पर, पहले तो चैटर बॉक्स पर लिखना था, उसको लिखा इन्होंने, संतुष्ट भी किया इन्होंने। और अच्छा उसमें क्या लिखा था, उसमें पहले में चैटर बॉक्स वाला जो ऐसे लिखा था उसमें इन्होंने लिखा था ये कि सर मैं जो है ना, मैं बोलती इसलिए हूँ कि देखिए, उन्होंने ये बताने की कोशिश किया था कि देखिए बच्चों का स्वभाव होता है वो ज्यादा बोलना, उनकी आदत होती है ज्यादा बोलने की। और दूसरी चीज कि मेरी माँ भी मेरे ही जैसे बोलती है, यानी जितना मैं बोलती हूँ उतना ही मेरी माँ भी बोलती है। तो ये गुण मुझे मेरी माँ से मिला है, और माता पिता से जो गुण व्यक्ति में मिलता है उस गुण को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जो आदत बच्चों में माता पिता से आती है वो आदत कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो पहले वाला जो चैप्टर था चैटर बॉक्स, उस पर ऐसे इन्होंने लिखा, इनके टीचर जो मिस्टर किसिंग थे वो संतुष्ट हुए। फिर अगला जब फिर ये बात करने लगी तो फिर एक दिन इनके टीचर ने, मिस्टर किसिंग ने, फिर दूसरा चैप्टर पर लिखने दूसरे चैप्टर पर इनको दूसरा ऐसे लिखने के लिए बोला, और वो था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि एक ऐसा बातूनी व्यक्ति जो कभी सुधर नहीं सकता, तो उस पर लिखने के लिए दिया। तो उस पर भी इन्होंने लिखा और उसको भी दिया इन्होंने, उससे भी संतुष्ट हो गए। और जब संतुष्ट हो गए तो कह रही है कि 2 दिन तक तो उन्होंने मुझे बात करने से नहीं रोका, गुस्सा नहीं हुए, और 2 दिन तक मैं बात करती रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन फिर अगले दिन यानी कि फिर उसके बाद जब मैं फिर नहीं मानी, फिर बोलने लगी, तो उन्होंने फिर से मुझे ऐसे लिखने के लिए बोला, और वो कहा, और वो चैप्टर था क्वैक 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 सेट मिस्टर चैटर बॉक्स। ये था तीसरा वाला ऐसे जो इनको लिखने के लिए कहा गया। और जब ये कहा गया तो सारे बच्चे कह रहे हैं, बताती हैं एन फ्रैंक कि सारे बच्चे इस पर हंसने लगे जब उन्होंने कहा कि अब आपको इस पर लिखना है कि क्वैक 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 सेट मिस्टर चैटरबॉक्स। जब इस पर लिखने के लिए कहा गया तो कह रहे हैं कि सारे बच्चे हंसने लगे, मैं भी हंसने लगी। और फिर अब कह रहे हैं कि लेकिन अब इस बार कह रहे हैं कि एक सैन नाम की इनकी फ्रेंड थी, उसने कहा कि इस बार तुमको ये जो एस्से लिखना है मैं तुमको पोयम के फॉर्म में लिखने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो कह रही कि जब ये मैंने सुना तो मैं खुशी से उछल पड़ी। और कह रहे हैं कि दोनों ने मिल करके, यानी कह रही है कि मैंने अपनी उस सहेली मिसेस उस सैन की सहायता से मैंने वो पोयम के फॉर्म में लिखा, और मैंने एक कहानी लिखी। कह रहे हैं कि कहानी कौन सी लिखी, एक फादर स्वान था, एक मदर डक था, मदर डक थी, और एक और 3 उनके डकलिंग थे, यानी कि 3 बच्चे थे। तो कह रहे हैं कि मिस्टर जो फादर स्वान जो था वो अपने 3 डकलिंग्स को, यानी अपने 3 बच्चों को पीट पीट करके मार डाला, यानी कि वो इतना पीटा कि उनके तीनों बच्चे मर गए। वो क्यों मारा, क्योंकि वो तीनों बच्चे उसके बोलते जाते थे, यानी कि तीनों डकलिंग्स जो उसके बच्चे थे, बेबी डकलिंग्स जो थे वो बोलते जाते थे, इसलिए उनके पिता यानी कि फादर स्वान ने उनको इतना पीटा कि वो तीनों बच्चे मर गए। यही स्टोरी उन्होंने लिखा, और इसको पोएट्री के फॉर्म में लिखा, किसकी सहायता से, सैन इनकी जो फ्रेंड थी उसकी सहायता से। अब कह रहे हैं कि जब इसको मैंने सबमिट किया, जब मैं दिखाया, जब मैं उनको दिखाई, एन फ्रैंक ने जब मिसेस किसिंग को जब ये दिखाया ये ऐसे, तो कह रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा लेकिन इसको गलत सेंस में नहीं लिया, वो गुस्सा नहीं हुए, और जो मैं चाहती थी, क्योंकि कह रहे हैं कि मैंने ये सोचा था कि मिस्टर किसिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लिखना है कि इस बार मेरा नहीं मिस्टर किसिंग का मजाक बने। तो कह रहे हैं कि मेरे जो मिस्टर किसिंग थे वो गुस्सा नहीं हुए, और वो समझ गए कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ। तो कह रही हैं कि उसमें मिस्टर मतलब सब लोग हंसने लगे, मिस्टर किसिंग भी हंस पड़े, और उन्होंने बिल्कुल उसी सेंस में समझा जिस सेंस में मैं लिखना चाहती, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये उनका मजाक इस बार बनाना चाहती थी, और वाकई उन्होंने समझ लिया कि एन फ्रैंक ने मेरा मजाक बनाया है, और उन्होंने समझ लिया। लेकिन कह रही है कि मिस्टर केसिंग नाराज नहीं हुए और इससे बहुत खुश हुए, बल्कि उन्होंने कुछ अपना कमेंट्स भी उसमें जोड़ा, उस एस्से में कुछ अपना भी कमेंट्स जोड़ा, और उसको पढ़ करके पूरे क्लास में सुनाया। और इतना ही नहीं, बाकी कक्षाओं में भी उन्होंने मेरे एस्से को पढ़ करके सुनाया। तो कह रही है कि इसके बाद से मैं कभी भी अगर बोलती थी तो मिस्टर किसिंग मुझसे गुस्सा नहीं होते थे, मुझे बोलने की पूरी आज़ादी मिल गई। उसके बाद से वो मुझसे कभी गुस्सा नहीं हुए बोलने के लिए। और यहीं पे ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।